चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। आज के बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ और सबसे पहले बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। कभी भी हो सकती पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी सुरभि तिवारी। तो दूसरी बड़ी खबर चार कबार में मैं आपको बताऊंगी प्रयागराज से जुड़ी हुई। प्रयागराज में उमेश पाल की शूटर्स पर इनाम की घोषणा की गई। 50,000 से बढ़ाकर अब 2.5 लाख रुपए इस इनाम की घोषणा कर दी गई है। और अब तीसरी बड़ी खबर भी जान लीजिए मेरे सहयोगी साक्षी से। नमस्कार, चार के बारे में मैं साक्षी मिश्रा। तीसरी बड़ी खबर आपको बताऊंगी इलाहाबाद हाईकोर्ट की। लखनऊ बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार गौ हत्या पर प्रतिबंध के लिए कानून लाए, साथ ही गाय का राष्ट्रीय संरक्षण पशु उसको घोषित किया जाए। इसी के साथ अगली खबर विस्तार से मेरी सहयोगी आयुषी शेखावत आपको बताएगी। जी बिल्कुल, अगली बड़ी खबर की हम बात कर ले तो विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सीबीआई ईडी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर विस्तार से जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी महिमा के पास। जी बिल्कुल, और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। और ये बड़ी खबर दरअसल है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई। आपको जानकारी दे दें कि हत्याकांड से जुड़े आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया। 5 आरोपियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। कौन कौन से वो आरोपी, आपको विस्तार से जानकारी दे दें कि असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू पर इनाम घोषित किया गया है। साबिर पर भी 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। 5 आरोपी फरार है, जो कि माफ कीजिएगा पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। और इसी को लेकर अब साबिर पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया। असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू पर भी इनाम घोषित किया गया। इस पूरी खबर को लेकर विस्तार से जानकारी एहतेशाम सिद्दीकी देंगे। एहतेशाम, इस पूरे मामले को लेकर बड़ी खबर, बड़ा अपडेट फिलहाल ये कि 5 ऐसे आरोपी जिनका नाम भी हमने बताया, 2.5 लाख रुपए का इनाम इन पर रखा गया है। जी हाँ, देखिए बता दें कि प्रयागराज में उमेश जो हत्याकांड हुआ है, उस हत्याकांड में जो आरोपी हैं 5, उन पे 2.5 लाख रुपए का इनाम डीजीपी की तरफ से घोषित कर दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड में ये अब तक का सबसे बड़ा इनाम रखा गया है, क्योंकि इन जो चिन्हित अपराधी हैं जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये अब तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। पुलिस लगातार असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू की तलाश कर रही है। साबिर के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। हैरत वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को अब तक इन लोगों पर शिकंजा कस लेना चाहिए था, लेकिन जहां जहां छापेमारी हो रही है, कहीं न कहीं ये अपना एड्रेस बदलते चले जा रहे हैं, वहां से वो फरार चल रहे हैं। इससे साफ तौर से जाहिर है कि इन्होंने बाकायदा ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी और ऐसा इन्होंने नेटवर्क का जाल बिछा रखा था कि यूपी पुलिस को भी इनको पकड़ने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इस बात का ऐलान किया है कि इन 5 में से किसी भी अपराधी का अगर कोई क्लू देता है तो उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। बिल्कुल, 9 दिनों का समय बीत चुका है और 9 दिनों के समय के बाद भी अब तक ये आरोपी गिरफ्त से बाहर है। और इसी पर अब इन पर इनाम की घोषणा को, जिस तरीके से इनाम की घोषणा की गई थी, अब उसकी रकम को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि यूपी में बाबा का बुलडोजर एक्शन एक बार फिर जारी है। गाजीपुर में मुख्तार के करीबी कमलेश सिंह के आशियानों को ध्वस्त कर दिया गया। तो अखिलेश ने यूपी सरकार से पूछा है कि यूपी के टॉप 10 माफिया की सूची कब जारी की जाएगी। इस पर रिपोर्ट देखिए। मुख्तार अंसारी के खास रहे कमलेश सिंह के आशियाने पर बुलडोजर चला। कमलेश सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। गाजीपुर में फुल्लनपुर क्रॉसिंग पर बड़ा मकान और दुकानें हैं। बताया जा रहा है कि मकान बिना नक्शा पास किए हुए बना था। इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पिछले साल मई में जारी हुआ था। मुख्तार अंसारी के IS 191 गैंग का सदस्य कमलेश सिंह हिस्ट्री शीटर था। इसी मकान में वाणिज्य कर का कार्यालय चल रहा था। शनिवार को कार्यालय खाली कराने के बाद आज इस मकान पर बुलडोजर कब्जा। करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक कमलेश सिंह प्रधान गाजीपुर के सैदपुर थाने के डहन गांव का रहने वाला था। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार अतीक गैंग पर भी हो रही है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में अभी तक शूटर्स की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और करीब 20,000 मोबाइल रडार पर हैं। माफिया अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। शनिवार को धूमनगंज थाने की पुलिस ने CGM कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि एजम और अबान
खुल्लाबाद पुलिस टीम को चकिया में टहलते हुए मिले थे। दोनों को खुल्लाबाद पुलिस ने पकड़कर 2 मार्च को ही बाल सुधार गृह में भेज दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वो 5 शूटर कौन हैं। अतीक का बेटा असद सीसीटीवी में गोली मारते हुए नजर आया। गुड्डू मुस्लिम बम फेंकते हुए दिखा, 20 मुकदमे हैं दर्ज। गुलाम टोपी पहनकर पिस्टल से फायरिंग करते हुए दिखा। साबिर राइफल से गोलियां चलाई, अरबाज के गांव का रहने वाला। अरमान पिस्टल से उमेश और गनर पर फायरिंग की। वहीं उमेश पाल हत्याकांड को अखिलेश यादव ने इंटेलिजेंस का फेल्योर बताया। अखिलेश ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री माफिया को मिटाने की बात करते हैं तो वो ये बताएं कि आखिर उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफिया की सूची कब जारी करेंगे। समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ है और पूरा खुलासा होने के बाद हम उस परिवार में जाएंगे, क्योंकि अगर आज चले जाओगे आप तो सरकार कहेगी देखिए सहानुभूति लेने आए हैं, वोट की राजनीति करने आए हैं, इसलिए अभी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है पूरा खुलासा करे सरकार। और जो लोग ये कहते थे मिट्टी में मिला देंगे, अरे भाई मिट्टी में मिलाने जा रहे हो, कम से कम टॉप 10 माफिया, टॉप 10 100 माफिया की सूची कब आएगी? ये सूची इसलिए नहीं आ रही, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस टॉप 10 में आ जाएं। अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन माफिया पर कार्रवाई होने से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। आरोपी बाहर है तो पकड़ने के लिए प्रयास चल रहा है, और प्रयास चल रहा है तो निश्चित तौर से आरोपी पकड़े ही जाएंगे। कितने दिन मतलब बचेंगे? अभी विपक्ष का आरोप तो स्वाभाविक है कि उनको अगर सरकार कोई सफलता अर्जित करती है तो उनको लगता है कि अरे ये सफलता क्यों मिल गई, और जब पुलिस बहुत योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करके अपराधियों को पकड़ रही है तो उनके पेट में दर्द सफाइयों के अंदर ही है, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी अपराधियों के साथ है। कार्रवाई लगातार चल रही है और इसमें एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उमेश पाल हत्याकांड में 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक शूटर्स को पकड़ नहीं पाई। कार्रवाई के नाम पर अतीक के करीबियों पर बुलडोजर गरज रहा है। हालांकि पुलिस और एसटीएफ दोनों शूटर्स को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? दरअसल विपक्ष के 9 नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख दिया गया, जिसमें कि सीबीआई और ईडी के कामकाज करने के तरीकों को लेकर के सवाल पूछा गया है। और इन नेताओं ने ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। विपक्षी नेताओं का खत मोदी के नाम, सवालों में सीबीआई ईडी का काम, 9 नेताओं की गुहार, बेवजह क्यों वार, पत्र लिखकर मांग, मोदी जी दीजिए ध्यान। सीबीआई और ईडी की कार्यशैली को लेकर एक बार फिर विपक्ष ने नाराजगी जताई है। विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सीबीआई और ईडी लोकतांत्रिक तरह से चुनी गई सरकारों के काम में दखल दे रही हैं। साथ ही आरोप लगाया कि विपक्ष के जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनके खिलाफ जांच की रफ्तार धीमी हो जाती है। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को छापेमारी के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल मनीष सिसोदिया 6 मार्च तक सीबीआई की रिमांड पर है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये मामला गंभीर है, इस पर फौरन संज्ञान लिया जाना चाहिए। तमाम पार्टियों के जो भी विपक्षी दल मजबूत होता नजर आता है, ईडी सीबीआई उसके घर पहुंच जाती है, उसे दबोचकर जेल में डाल देती है और फिर महीनों सालों उसकी बेल नहीं होती। इसके साथ साथ ईडी सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 9 नेताओं ने लिखी चिट्ठी, सीबीआई ईडी के गलत इस्तेमाल की लिखी बात। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान ने लिखा पत्र। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार ने लिखा पत्र। उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला, चंद्रशेखर राव ने लिखा पत्र। सरकारों के कामकाज में दखल देने का आरोप। हालांकि चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं है, इसके मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत इस खत का हिस्सा नहीं बनी। देखना होगा कि क्या इसका असर 2024 के चुनाव से पहले
विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों पर पड़ता है। खत में शामिल नेता पिछले दिनों से एक दूसरे के पक्ष में बोलते आ रहे हैं। खत में राज्यपालों का मुद्दा भी उठाया गया है। कहा गया है कि राज्यपालों का रुख केंद्र और राज्यों के बीच दूरियां बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको कर्नाटक से जुड़ी एक अहम खबर बताते हैं। कर्नाटक सरकार ने मुकदमे लिए वापस और अक्टूबर साल 2022 में 34 मामलों में अभियुक्तों को किया बरी। आपको बता दें कि कानून विभाग की आपत्तियां खारिज की और आरोपियों पर नफरती भाषण देने के आरोप थे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की और 21 फरवरी को भी मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। 21 मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू। इन सभी में बीजेपी आरएसएस के लोग आरोपी और कांग्रेस ने भी सत्ता में रहते हुए वापस लिए थे केस। साल 2013 से साल 2018 की अगर हम बात करें तो तब तक 176 केस वापस लिए गए थे। तो कर्नाटक में मुकदमे वापस क्यों लिए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है।